जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री के बारे में। तो लेसन 1 जो है, जिनको नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। ये चैप्टर नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टेड चैप्टर भी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम देखेंगे, सर इतिहास तो पढ़ रहे हैं, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की यह कोशिश करेंगे कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का जनक। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताइए कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। ये आप लोग की याद होना चाहिए। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास, जैसे मान लीजिए कि इतिहास कहते किसको है, हालांकि हम लोग बता सकते सर इति माने बीती, हास माने कहानी, यानी कि बीती हुई कहानी को पुनः फिर से दोहराना ही इतिहास कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन थोड़ा सा अगर वो चीज़ को अगर बताना रहेगा तो बताइएगा तथ्य और प्रमाणों के आधार पर। यानी कहने का अर्थ यह है कि भाई कुछ न कुछ साच होना चाहिए, ठीक है, कुछ न कुछ प्रमाण होना चाहिए। तो तथ्य और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों ने द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उत्पन्न करना ही इतिहास कहलाता है। यानी कि जो बीत गया है बात, उसके कुछ न कुछ प्रमाण होना चाहिए। उसी बात को फिर से यदि आप दोहराते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद कह रहे हैं, ये बात बीत चुकी है और पुनः हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं, इसी को तो इतिहास कहेंगे। कि बार बार चीज़ों को, बीती हुई बातों को पुनः फिर से उजागर करना या उत्पन्न करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि यूनान के रहने वाले थे। चलिए आप लोग यहाँ तक समझे होंगे, बहुत अच्छा से समझ में भी आ रहा होगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि देश के रहने वाले थे, यानी कि हेरोडोटस जो थे वो किस देश के रहने वाले थे? तो यूनान देश के रहने वाले थे। इन्होंने पूरे विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे बहुत अच्छा से, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रख, कलहन ने लिखा था। यहाँ पर कल्पन लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको कलहन कर देते, ठीक है, कलहन। तो राजतरंगिणी पुस्तक कलहन के द्वारा लिखा गया है, जो जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। कहाँ का इतिहास मिलता है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। कौन सा पुस्तक में? राजतरंगिणी पुस्तक में। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन के द्वारा लिखा गया है। चलिए ये वाला को हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। बताइए कहाँ की जानकारी मिलती है? तो जम्मू कश्मीर के। बताइए इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सर राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद हम उसे कहेंगे जो अपने देश के प्रति, देश के बारे में सोचता हो, देश के विकास के बारे में सोचता हो, देश को आगे ले जाने के लिए सोचता हो, समझ गए, एक समाज के बारे में सोचता हो, और वो राष्ट्र के प्रति अपना भावना पूरा आ गया है और राष्ट्र के प्रति वो मतलब कि समर्पित हो गया है, और जो कुछ भी करेगा वो राष्ट्र के लिए करेगा, देश के लिए करेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। देखिए कहानी बना करके यहाँ लिख दिए, एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो समझ में बहुत अच्छा सर। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जो जिसमें किसी भी तरह से अपना अहम योगदान कहने का मतलब है कि आप जो काम करें तो वो अपने देश के प्रति कीजिए। देश के प्रति लगाना अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। हमारा देश के नेता तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितना बढ़िया बढ़िया विकास कर रहे हैं। ससुरा पहले हम लोग गुलाम थे फिजिकल रूप से, आज गुलाम हो गए डिजिटल रूप से। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के गुलाम किया, आज ससुरा गूगल ने गुलाम कर दिया है कि नहीं? हमारा नेतवा का लग रहा है कि ये लड़ाई में लगल है, हिंदू मुस्लिम धर्म, ई जाति ऊ जाति, ई धर्म ऊ धर्म। तो नेता लड़ावे में लगल है धर्म, और लड़कन लगल है आंख लड़ाई में। तो हमारा देश कैसे विकास होई? विकास होगा नहीं ना। चलिए आप लोग कम से कम पढ़ करके कुछ कीजिए, आप लोग विकास के लिए सोचिए। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, जो अपने देश के प्रति सोच और भावना का विकास ये करना होना चाहिए, ठीक है।
करना है, अपने देश के प्रति सोच और भावना का विकास करता है, करना नहीं करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जिस व्यक्ति में ये भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। क्या आप लोग के अंदर ये भावना पनपता है? अरे भाई, देश के बारे में अगर बात आ जाएगा ना तो ये भावना अवश्य पनपेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए सोचिए लेकिन एक बार देश के लिए जरूर सोचिए। चलिए आगे। सबसे पहले राष्ट्रवाद का भावना कहाँ पनपा था? तो बोलिएगा फ्रांस में। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन सा पुस्तक में मिलता है? तो राजतरंगिणी में मिलता है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन के द्वारा लिखा गया है। बताइए सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ पनपा? तो फ्रांस में पनपा। कहाँ पनपा? फ्रांस में। कब पनपा? तो याद रखिए 1789 ईस्वी में। कब पनपा? 1789 ईस्वी में। वहां के राजा के नाम था लुई सोलहवां। क्या नाम था? लुई सोलहवां। लुई जेकर राजा के शुरू में ससुरा लुई लग गया ना, वो बहुत खचरा आदमी होता है, ठीक है। लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 17वां, लुई 18वां, सब ससुरा ऐसा जे राजा था वो सब खचरा खचरा राजा था। या कौन सा वंश के था? तो बुर्बो राजवंश के था। कौन सा वंश के था? बुर्बो राजवंश के। आप लोग बोलने नहीं आएगा तो मत बोलिए, ठीक है, वो फिर आप अकेले प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बोलने आ जाएगा। या कौन सा वंश के था? बुर्बो राजवंश के था। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1789 ईस्वी में। फ्रांस के राजा के नाम क्या था? बोलिए लुई सोलहवां। क्या नाम था? लुई सोलहवां। कहाँ के राजा थे? फ्रांस के राजा थे। फ्रांस की क्रांति कब पनपी? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। लुई सोलहवां कौन सा वंश के था? बुर्बो राजवंश के था। कौन सा वंश का? बुर्बो राजवंश का। लुई सोलहवां एक निरंकुशवादी राजा था। निरंकुशवादी का मतलब समझते हैं? निरंकुशवादी का मतलब ससुर केकरो किसी का कोई दुख दर्द शोक कुछ नहीं, एकदम निरंकुश, यानी कि कूट कूट के भरा ले। क्या चीज? ना तो किसी के दुख समझेगा, ना किसी का दर्द समझेगा कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है, मजदूरी क्या होती है। ससुरा अपने मन से मतलब भोग विलास वाला ये राजा था। मन तो करता है कि अगर बाहर अगर मिल जाता ना तो इसको दांते काट लेते ससुरा के। आगे चलिए। लुई सोलहवां के शासन काल में पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी थी। किनकी अच्छी थी? पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी थी। आगे चलिए। लुई सोलहवां के पत्नी के नाम था मेरी एंतोइनेट। क्या नाम था? मेरी एंतोइनेट। ससुरी एक पत्नी भी बड़ी खतरनाक थी। ये ससुरी शीशे के महल में रहते थे, दिन भर लिपस्टिक पोतना खाली काम था इसका। लुई सोलहवां की पत्नी के क्या नाम था? मेरी एंतोइनेट। क्या नाम था? मेरी एंतोइनेट। लुई सोलहवां ने समानती व्यवस्था लागू कर दिया था। समानती व्यवस्था आप लोग समझते किसे कहते हैं? समानती व्यवस्था वैसी प्रणाली को कहते हैं जिसमें जमीन खुद का हो, यानी जमीन बगौती हो। बगौती मतलब समझते हैं कि नहीं? यानी बाप के मतलब हम जमीन अपना हो और उस पे काम भी हम ही करें, यानी हम अपने जमीन पे हम उपजाएं, कोई सभी फसल उपजाएं और उपजाने के बाद वो मेरा हुआ तो ना। ये ससुरा कहता है कि जमीन तोहरे रह, तो काम उपजाएगा भी तू ही, लेकिन इस जमीन के मालिक हम हैं। कौन है? तो लुई सोलहवां। बताइए ये ऐसन राजा है जी, समानती व्यवस्था लागू कर दिया, निरंकुशवादी है। कर पत्नी भी वैसने खाली शीशे के महल में रह करके 10 गो नौकरानी के रख के तोतुन पालिशे लगाती रहती है दिन दिन भर में। तो बताइए बताइए तो कि फ्रांस में प्रजा किस प्रकार से जी रहा होगा। बेचारे गरीब लोग कितना स्थिति झेल रहा होगा, है कि नहीं? चलिए हम लोग बस देख लिए इतना, अब आगे देखिए जरा, आगे भी बहुत मजा आएगा। लुई सोलहवां अपने ही जनता पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और अत्याचार करता था, जिसके कारण लोगों के अंदर भड़क गया। अब बताइए लुई सोलहवां इतना ज्यादा अत्याचार और भ्रष्टाचार करेगा तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं? हमारा ससुरा पढ़ रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है, और इस सामने उस समय इसे कर रहा था, वहां तो पूरा खूनवा बाहर से निकल जाना चाहिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। तो लुई सोलहवां ने जनता पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार अत्याचार करा था, जिसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा भड़क गया, और दार्शनिक लोगों ने क्या कि राजा के प्रति भड़का दिया। दार्शनिक लोग और उसका दिया, देखो बाबू ये तुम्हारा जमीन है, तुम यहाँ के नागरिक हो, तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम्हें पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। इन राजों को उखाड़ फेंको, जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक ये तुम्हें सताते रहेगा, याद रखिए। इसलिए कोई अगर पहले पूछ दे कि तुम कैसे हो, तो इसी बोल दीजिए कि अभी हम ठीक ठाक है, नहीं तो हम जिस दिन बोल दिए ना कि हम आप कैसे हैं, उस दिन समझिए कि दिक्कत हो जाएगा। दार्शनिक लोगों ने क्या किया? राजा के प्रति जनता को भड़काया
और कहा कि इससे राजा तुम्हें बहुत अत्याचार कर रहा है, ऐसे राजे कि तुम कैसे सह पा रहे हो, आज तुम सहोगे कल तुम्हारे पीढ़ी सहेंगे, फिर ऐसा स्थिति चलते रहेगा। अब इन भ्रष्टाचार लोगों को क्या होगा कि भाई ये शासन करते चल जाएगा। यदि आज तुम इसके खिलाफ तुम बोलोगे ना तो समझिए कि 10 लोग इसके खिलाफ तैयार हो जाएंगे, और 10 लोग अगर खिलाफ बोलने से मृत्यु हो जाती है तो अगले 20 लोग खिलाफ इसके खड़ा हो जाएंगे। इसीलिए आज तुम्हें जागना पड़ेगा, लुईस सुलामा को मारना पड़ेगा। तो इतना बोल करके ये दार्शनिक लोगों ने मोटिवेट कर दिया, और ये पूरा कहते कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश का काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें रिवत जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहती है वो खून नहीं वो पानी है। बताइए, ये एकदम बोल कर सब खाड़ के फेंक देंगे रे, लुईस सुलामा को छोड़ेंगे थोड़ी। एकदम तनफना गया, जनता के अंदर पूरा खून आ गया, और का लुईस सुलामा को मारने के लिए पूरा उदम ताल्लुक हो गया कि हम छोड़ेंगे नहीं, अब एक मारेंगे, लुईस सुलामा को मारेंगे, उसको पत्नी को मारेंगे, मेरी एंटोइनेट को। बस अच्छा, उसको फोटो देखने के लिए जरा देख लीजिए लुईस सुलामा का फोटो, यह कैसा है। कहेंगे भाई साहब आ जाओ रुकिए, दिखाते हैं 1 मिनट। ये रहा फोटो, आप लोग दिखा जी, देख लीजिएगा, ठीक है। ये है लुईस सुलामा, देख लीजिएगा आप लोग गूगल पर, हम इतना दिखा दिए। ससुरा अगर बड़ा करेंगे ना तो दम अजीबे चेहरवत दिखेगा, ठीक है। और जरा मेरी एंटोइनेट के फोटो देखिएगा, दिखाते हैं। ये रहा मेरी एंटोइनेट, देख रहे हैं पहले कितना चकाचक है, ज्यादा मत देखिए, समझ गए। चलिए, बोला कि तुम यहाँ के नागरिक हो, आप सभी एक हो जाओ, और एक झंडा के लिए एक ही झंडा होना चाहिए, ठीक है। लुईस सुलामा 1774 में गद्दी पर बैठा था, 1793 में इसका शासन रहा, 1793 में ये दुनिया छोड़ के चला गया। तो लुईस सुलामा को 21 जनवरी 1793 को गिलोटन पर रख करके काट दिया था। काची पर रखकर गिलोटन, दिखा दे गिलोटन पर, देखिए ये रहा गिलोटन। ससुर एक सुता दिया, गोड़वा हथवा दोनों बांध दिया है, और पकड़ के ऊपर से गिरा दिया, मुड़िया एने कर दिया, एक हानि के दे रहा किलो मुड़िया, जाके के बाल नोच नाच लो, पकड़ के बाल नोचेगा और क्या करेगा, ये ससुर एक काट दिया। अगर पत्नी करने उसको मारवे किया होगा कहने जाकर के, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा लुईस सुलामा का मृत्यु कब हुआ था? 21 जनवरी 1793। इसका अच्छा बताइए, इसको मरना जरूरी था कि नहीं? एकदम बहुत जरूरी था, एकदम बहुत जरूरी था। बताइए, लुईस सुलामा काची पर आके काट दिया गया था? तो गिलोटन पर गद्दी पर काट बैठा। 1794 में इससे पत्नी के क्या नाम था? मेरी एंटोइनेट। लुईस सुलामा कौन सा वंश का था? बुर्बो राजवंश का था। कौन सा वंश का था? बुर्बो राजवंश का। बताइए, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। बताइए, कहाँ के रहने वाला था? यूनान के रहने वाला था। राजतरंगिणी पुस्तक कहाँ का इतिहास मिलता है? जम्मू कश्मीर के इतिहास मिलता है। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा था? तो कलहन ने लिखा था। किसने लिखा था? कलहन ने। लुईस सुलामा कैसा राजा था? तो निरंकुशवादी राजा था। लुईस सुलामा कैसा राजा था? निरंकुशवादी राजा था। बताइए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। यहाँ तक क्लियर आप लोग का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अब थोड़ा सा भाई साहब क्वेश्चन है, ये समझ लीजिएगा, आपको काम करेगा एग्जाम में, ठीक है। 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक था लुईस सुलामा था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सही प्रदेशों की आर्थिक स्थिति एकदम खराब थी, जबकि अब पादरी और कुलीन वर्गों की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ पर इधर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते इधर, ठीक है। पादरी एवं कुलीन वर्गों की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को वाल्टेयर, रूसो तथा मोंटेस्क्यू ने आगे बढ़ाया था। इन्होंने इस क्रांति को आगे लेके जाने का काम किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी? अगर किसी का कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, एकदम आप लोग बोल सकते हैं क्या समस्या, क्या परेशानी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1789 ईस्वी के फ्रांस के बाद किए गए मुख्य काम क्या था? 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद निम्नलिखित कार्य किए गए थे। सबसे पहले नेशनल असेंबली का स्थापना किया गया, नया संविधान बनाया गया, सभी का समान अधिकार। काहे कि संविधान तो था ही नहीं, जब तक संविधान, किसी भी देश का संविधान बनेगा नहीं तब तक कोई और शासन करते रहेगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि नया संविधान बनाया, सभी का समान अधिकार दिया गया, समानता व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। समानता व्यवस्था आप लोग समझ ही रहे हैं,
कि कैसी व्यवस्था थी, आंतरिक आयात और निर्यात पर जो कर लगता था उसको समाप्त कर दिया, यानी कि व्यापार जो करते थे यानी अंदर आयात और या निर्यात, ठीक है, यानी कि यहाँ और वहाँ जाने के लिए आंतरिक जो व्यापार होता था, इस शहर से उस शहर जाने के लिए ससुरा ये टैक्स लेता था। क्या लेता था? और टैक्स लेता था, इससे क्या होता, इसका सामान महंगा हो जाता था और ससुरा के सामान में नहीं बिक पाता था। और उस दूसरी बात है कि इसको दिक्कत में है, घर में दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा, सामान नहीं बिक्री होगा, उसी पर आश्रित लोग रहेंगे तो दिक्कत है ना। इसी प्रकार से क्या हुआ कि ये आंतरिक आयात और निर्यात पर क्या किया, टैक्स हटा दिया, ताकि लोग खुलेआम इस शहर से उस शहर व्यापार करे और अच्छे खासे पैसा कमाए। नाप तोल की समान पद्धति को अपनाया गया। ससुरा इन नाप तोल में भी गड़बड़ करता था कि नहीं, कम कर देता था, कहा कि भाई राजा के शासन है, राजा के पादरी लोगों का अच्छा चल रहा था, कुलीन वर्गों के लोगों का अच्छा चल रहा था, अब उन्हीं के शासन में भाई दिक्कत है कि नहीं, तो समान नाप तोल की पद्धति समान नहीं थी। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। बताइए तो फ्रेंच में कौन सी, फ्रांस में कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा, अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। हम लोग का एक अलग राष्ट्रगान है कि नहीं, जाना गाना माना अधिनायक जय है, भारतीय भाग्य विधाता, ये है ना पूरा। चलिए ठीक है, यहाँ तक के लिए किसने लिखा था तो बता दीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एनी कन्फ्यूजन ऑफ प्रोग्राम एनी भी थी, आप लोगों को कोई समस्या है नहीं ना। चलिए समांतवाद क्या, वैसी शासन प्रणाली जिसमें समानतों या जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता हो, उसी को कहते हैं समांतवाद। ये आप लोग लिख दीजिएगा, समांतवाद वैसी शासन प्रणाली जिसमें किसानों से ज्यादा जमींदारों का अधिकार दिया जाता हो, बस सिंपल सी बात है, समांतवाद कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मध्यम वर्ग किसे कहेंगे, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार एवं नौकरियों के माध्यम से करते, उसे मध्यम। भाई एकदम सिंपल है यार, क्वेश्चन में ही आंसर है, तुम लोग समझिएगा तब तो ठीक है, पूरा फुली फोकस यहाँ रहेगा तब ना समझ में आएगा। समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार पर, अब कुछ मध्यम वर्ग कैसे लोग होते हैं जो भाई, अब देख लीजिए कि आप लोग छोटा व्यापार करने का मतलब कि भाई सब्जी बेचेगा, तो ये छोटा काम नौकरी पर आधारित है, छोटे मोटे दुकानदार है, समझ गए, छोटा व्यापार करता है, यहाँ से सामान ला करके इस बाजार में बेचता है, उस बाजार में बेचता है, तो ये हो गया मध्यम वर्ग के लोग, है कि नहीं। सर्वहारा से लग रहा है ससुरा सगरों से हारा। समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। बताइए सर्वहारा यानी कि ऐसे, इसमें कौन कौन लगे, अमीर लोग तो आएंगे नहीं, वो ससुरा कहाँ से हार पाएगा, है कि नहीं, वो तो हार ही नहीं पाएगा। तो समाज में वैसे लोग रहने वाले, तो ऐसे लोग बताइए कौन कौन हार सकते, गरीब लोग सभी जगह से बेचारे हार जाते हैं, किसान लोग, मजदूर लोग, इसी लोगों पर शोषण हो रहा था, शामिल होते हैं, जिसमें सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है, जिसकी स्थिति एकदम दयनीय होती है, पूंजी नहीं होती है, पूंजी के लिए दिक्कत होती है। साम्राज्यवाद क्या है, जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। जैसे मान लीजिए कि देखिए, एक बताते हैं आप लोग का कि जैसे मैं एक बड़ा गुंडा, ठीक है, आप लोग फिल्म देखोगे हमें स्पुरिया वाला, एक बड़ा गुंडा छोटे गुंडा पर कब्जा कर लिया, ठीक है, एक बड़ा गुंडा यानी कि बड़ा क्रिमिनल छोटे क्रिमिनल पर क्या किया कि उसको मार करके और वो उस पे अपने में मिला लिया, तो इसे कहेंगे क्रिमिनल, क्या कहेंगे, क्रिमिनलवाद। यानी कि साम्राज्यवाद क्या हो गया कि एक बड़ा देश छोटे देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, एक बड़ा देश जो शक्तिशाली देश है, जो छोटा देश पर कब्जा करके उस क्षेत्र को अपने ही राज्य में मिला देना ही कहलाता है साम्राज्यवाद। यानी एक बड़ा क्रिमिनल छोटे क्रिमिनल पर आक्रमण करके और उसको अपने ही साथ मिला देना ही क्या कहलाएगा, क्रिमिनलवाद। क्या कहलाएगा, क्रिमिनलवाद। उसी प्रकार से है कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में लेकर गए नेपोलियन बोनापार्ट। तो जय हिंद, जय भारत।